गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अंकित सैनी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियल मैम रीजनिंग पे। हमारा कंटेंट ही हमारी पहचान। अभी देखो आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें आपको हम लोग जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। देखो 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज हम लोग आपके सामने लेके आए। देखो अगर आप लोगों ने 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना तो भाई साहब उसमें बाकी कुछ नहीं बचता। फिर उसके बाद में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों के तीनों प्रॉपर क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। अब देखो इस सीरीज के अपने 4 लेक्चर हो चुके हैं, पहले ये 5th लेक्चर है, तो इसको अच्छे से देखना है आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में हम लोग आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भैया आज के जो आपका जो सेशन है क्वेश्चंस का वो अपन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों की स्क्रीन पे ये लग चुका है क्वेश्चन नंबर 1, पहले वाला क्वेश्चन। देखो आपसे बोला गया है कि निम्न गैसों में से एक जो बायोगैस संयंत्र से निकलती है और ईंधन गैस के रूप में उपयोग करी जाती है, कौन सी होगी भैया? ब्यूटेन होगी या प्रोपेन होगी या फिर मिथेन होगी या फिर एटेन होगी? जल्दी से बता दीजिए। आपसे पूछा है बायोगैस में कौन कौन सी काम आती है। भाई यही तो पूछा आपने, आपसे पूछा गया है कि बायोगैस जो होती है उसमें मेनली कौन सी गैस काम आती है बायोगैस संयंत्र में। अब बायोगैस किस काम में आती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भैया कुकिंग पर्पज में काम आता है सर, या फिर और भी बहुत सारे। और इसका मेन कंपोनेंट जो होता है ना वो होता है कौन सा सर? वो मेन कंपोनेंट हमारा होता है मिथेन। समझ में आ गई? CH4 जिसको बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं? CH4। तो आप लोग क्या बताओगे सर? मिथेन जो होता है CH4 वो बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है और इसका यूज अपन करते हैं कहां पे? और एक चीज और पूछी जाती है बायोगैस के अलावा, अगर आपसे कोई पूछे ना नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है सर? नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस के लिए क्या बताओगे? नेचुरल गैस का भी कौन होता है सर? मिथेन ही होता है। और बायोगैस की बात करूं तो भी मिथेन ही होता है। तो मिथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये लीजिए जी आप लोगों की स्क्रीन पे आगे वाला क्वेश्चन। देखो आपसे पूछा है कि दूध को कुछ समय के लिए खुला छोड़ने पर वह खट्टा हो जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? भैया जो दूध होता है, मिल्क जो होता है, उसको जैसे ही आप लोग खुला छोड़ते हो काफी टाइम के लिए तो वो खट्टा हो जाता है। कार्बोनिक एसिड की वजह से हो जाता है, या फिर आपका लैक्टिक एसिड जिसको दुग्धामल बोलते हैं हिंदी में, या फिर सिट्रिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। भैया यहां से आप लोगों को पता होना चाहिए सिट्रिक एसिड ये तो खट्टे फलों में पाई जाती है, ये रही सॉरी, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाई जाती है। सिरका एसिटिक ऐसे भी नहीं होता, कार्बोनिक एसिड होता है, इससे भी नहीं होता। बात आई तो किसकी? अरे दुग्ध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी को पता है ना कौन सा पाया जाता है सर? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो क्या बताओगे? क्या क्वेश्चन बताओगे आप लोग? हाँ क्या बताओगे आप लोग कि सर लैक्टिक एसिड जो होता है ना, लैक्टिक अम्ल, उसी की वजह से दूध को खुला जैसे ही अपन लोग छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करोगे? लैक्टिक एसिड आप लोग सही टिक आंसर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी एक ट्रू फिश है? भैया ट्रू फिश इनमें से कौन सी? कि फिश तो सारे लेकिन ट्रू फिश कौन सी? स्टार फिश को बोलोगे, या फिर जेली फिश को बोलोगे, या फिर जो सिल्वर फिश होती है उसको बोलोगे, या फिर सी हॉर्स को बोलोगे जिसको हिंदी में समुद्री घोड़ा बोलते हो। तो हमेशा याद रख लेना सी हॉर्स जो होता है ना, समुद्री घोड़ा जो होता है सी हॉर्स, ठीक है, इसी को आप लोग ट्रू फिश बोलते हो। ठीक है, ट्रू फिश इसी को बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप लोग? ट्रू फिश बोलोगे। बाकी के जो हो गए आपके एग्जांपल, ये वाले जो स्टार फिश होगी, जेली फिश होगी, सिल्वर फिश होगी, ये ट्रू फिश नहीं होती हैं। स्टार फिश क्या होती है? स्टार के आकृति की होती है, इस टाइप की, इसलिए इसको स्टार फिश बोला जाता है। अगर बात करें ट्रू फिश की तो इसको बोल देते हैं, इसकी जो 54 स्पीसीज होती हैं टोटल जो है ट्रू फिश, आपकी सी हॉर्स जो होती है ट्रू फिश एक टाइप की, और इसकी टोटल 54 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की मछली को ही अपन सी हॉर्स समुद्री घोड़ा बोल देते हैं। समझ में आ गई? तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ट्रू फिश कौन सी? सी हॉर्स। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दो। देखो पूछा है पकल गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? भैया पकल गन थी तो पकल गन को किसने बनाया? JL बियर्ड ने, या फिर जी बोरोसो ने बनाया, या फिर कार्ल बेंज ने बनाया, या फिर जेम्स पकल ने बनाया। और यहां पे आप लोग अगर तुक्का सेट करना चाहो तो बोलोगे सर पकल पकल से नाम मिलता है तो जेम्स पकल नहीं बनाया होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही हो, लेकिन तुक्का नहीं मारना, जेम्स पकल ने ही पकल गन को बनाया था। और जो पकल गन थी ये एक प्रकार की डिफेंस गन थी। क्या थी? डिफेंस गन थी। ठीक है, समझ में आ गया? डिफेंस गन थी भैया, मशीन गन बोलते हैं इसको, डिफेंस गन थी। और जेम्स पकल ने, आपसे कोई पूछ ले कि आविष्कार कब करा था, जेम्स पकल ने कब करा था, तो इसका भी आंसर आप लोगों को दे देता हूं मैं, 1718 में करा था, 1718 में। देखो
बैक टू बैक है ना, 17-18 ऐसे भी याद रख सकते हो कि गन में गोलियां निकलती है, जल्दी जल्दी निकलती हैं, तो 17-18 जल्दी जल्दी उसने आविष्कार कर दिया 1718 में। पकल गन किसने बनाई? जेम्स पकल के द्वारा करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये लीजिए जी, आगे वाला देखो। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, और उसका मुझे आंसर कर दो। देखो, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? भाई हाई बीपी होती है ना, हाई बीपी की बात कर लेते हैं अपन लोग। अच्छा ये बताओ, जो बीपी होती है, पहले तो ये बात कर लेते हैं हाई बीपी के लिए कौन सी वाली ड्रग का अपन लोग यूज करते हैं। तो रेंजरेनेट का उपयोग करते हैं, या फिर डायजेपेमा का करते हैं, या फिर फोलिक एसिड का करते हो, या फिर हाइड्रोलोजीन का करते हो। तो हमेशा याद रखना, जो हाइड्रोलोजीन है ये एक ऐसी ड्रग है जिसका अपन लोग हाई बीपी में यूज करते हैं। हाई बीपी का मतलब पता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नाक वगैरह से खून बाहर आने लगते हैं अगर ज्यादा हाई बीपी हो जाता है। अच्छा ये बताओ, बीपी हाई बीपी जो होता है, बीपी की बात चली है, ब्लड प्रेशर की, उसको किस यंत्र से नापते हैं? किस यंत्र से? कल के लेक्चर में भी याद दिलाया था मैंने, बार बार पूछा जाता है किस यंत्र से नापते हैं? तो क्या बताओगे? स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं सर, स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। समझ में आ गई आप लोगों के बाद? स्फिग्नोमैनोमीटर देखा होगा ना, डॉक्टरों के पास वो फुसफुस करके ऐसे करते हैं और फिर हाथ पे लगा के ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। और हाइड्रोलोजीन नाम की एक दवा होती है जो आप लोग हाई बीपी में यूज करते हो। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। भैया देखो आप लोगों की स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन लगा है, जल्दी से पढ़िए इसका और मुझे इसका आंसर जो है आप लोग कर दीजिए। एसिटिक एसिड आमतौर पर डेस के रूप में भी जाना जाता है। भैया जो एसिटिक एसिड होता है उसका दूसरा नाम आप मुझे बता दो, या इस नाम से भी वो जाना जाता है। किस नाम से? ऑप्शन देता हूं, कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है, या स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, या फिर बेकिंग सोडे के नाम से जाना जाता है, या फिर विनेगर सिरके के नाम से जाना जाता है। देखो विनेगर जो होता है ना, सिरका जो होता है, विनेगर को ही क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड आप लोग बोलते हो। या फिर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मुझे जल्दी से बता दीजिए। बात करते हैं एसिटिक एसिड की, ये रहा जी एसिटिक एसिड, जल्दी से इसका फॉर्मूला बता दीजिए। CH3COOH क्या होता है? CH3COOH, ये भैया हो गया एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। और एसिटिक एसिड जो होता है भैया विनेगर के नाम से जाना जाता है, सिरके के नाम से इसको जाना जाता है, और फॉर्मूला मैंने बता दिया CH3COOH। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भैया आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा है क्वेश्चन? देखो, गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है? ऑरेंज कलर की गाजर दिखती है ना आप लोगों को, किस कारण से दिखती है? ऑप्शन देखो, इट ग्रो इन सोइल, भैया ये मिट्टी में उगती है, या फिर कैरोटीन के कारण, या फिर यह सूर्य के प्रकाश में उजागर नहीं होती, कि भाई जमीन में ही धसी रहती है, सूर्य का प्रकाश इस पे नहीं लगता इस वजह से, या फिर पूरा का पूरा पौधा ही नारंगी होता है? नहीं जी, पूरा पौधा नारंगी नहीं होता, यह भी कोई कारण नहीं हुआ। लेकिन एक चीज होती है, क्या होता है? ये रहा ऑप्शन बी पड़ा आपका, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण क्या होगा? गाजर का जो रंग है वो क्या होगा? गाजर का रंग क्या हो जाता है? किस रंग की होती है? नारंगी रंग की होती है भैया, नारंगी रंग की। समझ में आ गई बात? अच्छा साथ में ये भी बता दो, जो टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है? मैं पूछ लेता हूं भैया, टमाटर होता है, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूं, टमाटर का लाल रंग, साथ में ये भी बता दो, लाल रंग किस वजह से होता है? ये भी जल्दी से बता दो, आप लोगों को पता है तो क्या बताओगे? सर टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। किस वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। ठीक है, लाइकोपीन की वजह से टमाटर का जो रंग है वो लाल रंग का होता है। समझ में आ गई? आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई साहब आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, जल्दी से इसे पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भैया सांप के जहर में अधिकांश मात्रा में डैश होता है। सांप के जहर में कौन सा होता है? प्रोटोसिन्स होता है, या फिर न्यूट्रोटॉक्सिन्स होता है, या फिर जुटोक्सिन्स होता है, या फिर इलेक्ट्रोटॉक्सिन्स होता है? जल्दी से बता दीजिए, क्या बताओगे? सर सांप का जो जहर होता है उसमें जुटोक्सिन्स नाम की, जुटोक्सिन्स जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और सांप जो जहर होते हैं वो या तो बाइट करके आपके शरीर में छोड़ेंगे, ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है उनके पास में, स्प्लिट भी करते हैं, ठीक है, स्प्लिट जहर थूकते भी हैं सांप, ठीक है। और सांप के जहर में मैक्सिमम क्या पाया जाता है? जुटोक्सिन्स पाया जाता है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे देखो, आपसे बोला गया है जो क्वेश्चन है वो है नाभिक के अलावा कोशिका में कौन से अंग में डीएनए शामिल होते हैं? भैया
कौन सा एक ऑर्गन है जिसमें डीएनए होता है? किसके अलावा? नाभिक जो होती है ना आप लोगों की, नाभिक जो होती है, नाभिक में तो डीएनए होता ही होता है। नाभिक के अलावा और कौन सी जगह पे होगा? जल्दी से बता दीजिए। सेंट्रियल में होता है, या फिर गोल्गी तंत्र में होता है, या फिर लाइसोसोम में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग यहां पे क्या बता रहे होंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना उसमें भी डीएनए होता है। इसमें भी क्या होता है? डीएनए। तो एक तो न्यूक्लियस में हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, और एक चीज में और होता है डीएनए। किसमें होता है? जल्दी से बता दीजिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में ना हो तो आपके पास में एक और ऑप्शन आता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है? एक और ऑप्शन में आएगा भैया क्लोरोप्लास्ट नाम की एक चीज होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, आपसे पूछा है हमारे शरीर का वजन जो है वो अधिकतर किसमें होता है, या अधिकतर किससे बना होता है? हड्डियों से। भाई अपना जो शरीर है ना उसका जितना भी वजन है तो वो अधिकतर किससे बना है? पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के अंगों से, या फिर त्वचा से, या फिर पानी से? तो आप लोग यहां पे क्या आंसर कर रहे होंगे कि सर सबसे ज्यादा जो अपने शरीर का अधिकतर जो वजन होता है ना वो मोस्ट ऑफ किसकी वजह से? पानी की वजह से बना रहता है। अच्छा ये भी बता दो कितने परसेंट पानी होता है अडल्ट के शरीर में? भाई पानी 50 से 75% होता है। 50 से 75% क्या होता है बॉडी में? वाटर होता है सर। क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। अच्छा एक बात और बता दीजिए मुझे, अडल्ट के शरीर में पानी कितने लीटर होता है? तो 30 से 40 लीटर हमेशा पानी अपने शरीर में बना रहता है। 30 से 40 लीटर पानी, ठीक है, हमेशा अपने शरीर में रहता ही रहता है। 30 से 40 लीटर पानी। तो ठीक है, तो क्या बताओगे? मैक्सिमम जो अपने बॉडी का हिस्सा है वो किससे? पानी से बना रहता है भाई, फ्रॉम वाटर। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक पता होना चाहिए भैया। सिलिकॉन है, क्वार्ट्ज है, या फिर सिरेमिक्स है, या फिर जर्मेनियम है? तो यहां पे आप सीधे के सीधे समझ गए होंगे सर, एक तो सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, और एक साथ में क्या है? जर्मेनियम अर्धचालक है। दो ही अर्धचालक है यहां पे, एक तो कौन सा? सिलिकॉन जिसको SI से लिखते हैं, और एक जर्मेनियम जिसको GE से लिखते हैं। दोनों के दोनों क्या है? अर्धचालक हैं। तो देखो 1 और 4 हो गया ना, 1 भी है और चौथा भी है, तो यहां पे एक और चौथा कौन सा है? ये रहा जी, एक और चौथा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो क्या है? अर्धचालक है। समझ में आ गई? अर्धचालक मतलब इसकी जो चालकता होगी वो किस किस के बीच में होगी? अर्धचालकों की चालकता कि भैया जो चालक होते हैं ना, चालक से तो कम होती है इनकी, और कुचालकों से ज्यादा होती है। जो कुचालक होते हैं ना, कुचालक, उनसे चालकता इनके बीच में होती है। वहां पे आते हैं आपके अर्धचालक आ जाते हैं भैया। कौन आते हैं? अर्धचालक आ जाते हैं। तो यहां पे बीच में कौन आएगा सर? यहां पे अर्धचालक आ जाते हैं। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन पे अपन लोग चल लेते हैं। समझ में आ गई आप लोगों के बात? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया कौन से वाले अर्धचालक हैं? क्या बताओगे? 1 और 4 सिलिकॉन है और साथ में जर्मेनियम है। आगे वाले क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। देखो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अब देखो, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस को भाई साहब हल्के में किसी को भी नहीं लेना है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही बार बार पूछे गए हैं। देखो 0 डिग्री केल्विन के एक अर्धचालक की प्रवाहकता कितनी होगी, या फिर कंडक्टिविटी पूछा आपने। कंडक्टिविटी पूछा है किसी भी सेमी कंडक्टर की 0 डिग्री केल्विन पे। सबसे पहली बात भैया 0 केल्विन पे आपसे पूछी है चालकता, कंडक्टिविटी आपसे पूछी है चालकता। जल्दी से बता दीजिए 0 डिग्री पे चालकता कितनी होगी। तो हमेशा याद रखिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, बात कर लेते हैं अर्धचालक की, ठीक है। अर्धचालक जो होते हैं, अगर मैं उसका टेम्परेचर क्या करूं? बढ़ाता हूं। टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या फर्क आता है उसमें? जल्दी से बता दीजिए। टेम्परेचर जैसे ही आप लोग बढ़ाओगे उसका, तो प्रतिरोध क्या है? उसका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है, और जो चालकता है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है भैया? चालकता जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऐसा ही इसमें बता दो, अगर टेम्परेचर आप लोग घटाते टेम्परेचर आपने 0 केल्विन कर दिया तो बताइए जो रेजिस्टेंस होगा, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग किसी भी अर्धचालक का टेम्परेचर जो है, किसी भी अर्धचालक का टेम्परेचर जो बढ़ाओगे तो जो आपका चालकता होगी, प्रतिरोध होगा, वो घटता जाएगा। समझ में आ गई? और अगर अपन लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर अपन लोग बात करते हैं 0 डिग्री पर कंडक्टिविटी की, चालकता की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं, तो हमेशा की तरह याद रख लीजिए, अगर आप यहां पे क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को घटा रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे हो, और टेम्परेचर को कम करते करते कहां पे ले आए? 0 केल्विन पे ले आए, तो आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो उल्टा होगा ना, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस घट रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, टेम्परेचर जो है वो किसके? रेजिस्टेंस के
एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर को आप लोग कम कर रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, चालकता भैया आपकी 0 हो जाएगी, 0 केल्विन पे। तो क्या बताओगे, शून्य हो जाएगी सर, चलेगा ही नहीं उसमें, बिल्कुल इतना प्रतिरोध बढ़ जाता है उसका कि चलता ही नहीं है उसमें, करंट जो है वो करंट I बराबर हो जाएगा 0, R बराबर बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट के समान हो जाता है वहां पे R, तब जाके उसकी प्रतिरोध जो चालकता होती है वो हो जाती है 0। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे लग चुका है। देखो आपसे पूछा है कि हीटिंग पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। हीटिंग मतलब गर्म कर रहे हो, हीटिंग का मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो अर्धचालक का प्रतिरोध पूछा है आपसे, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, अभी तो बताया था भैया, टेम्परेचर और जो रेजिस्टेंस होता है एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हीटिंग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये लीजिए जी टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, जैसे जैसे बढ़ाते हो तो R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कौन सा, डिक्रीज हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि 50 कूलाम चार्ज किसी सुचालक में 5 सेकंड की अवधि तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान ज्ञात करें। आपसे दिया गया है चार्ज मतलब Q से लिखोगे, 50 कूलाम दे दिया, सुचालक में 5 सेकंड तक टाइम दे दिया आप लोगों को 5 सेकंड, ठीक है। फिर पूछा है कि अवधि तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान ज्ञात कराओ। अरे करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं ना, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, यही तो फॉर्मूला होता है। Q क्या है यहाँ पे 50 है, T क्या है 5 है, काट दो भैया, क्या आएगा, I बराबर कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। क्या बताओगे, 10 एम्पियर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल कहीं भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, सोचने की जरूरत थी तो वो क्या थी, I बराबर Q अपॉन T पे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन पूरा का पूरा करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन जो पूछा गया है, सर्किट का विश्लेषण करने के लिए किस मूल कानून का पालन करना पड़ता है, फिर कौन से लॉ का अपन पालन करते हैं सर्किट का विश्लेषण, न्यूटन के नियम का, या फिर फैराडे के नियम का, या फिर एम्पियर के नियम का, या फिर क्रिस्चोफ के नियम का। याद रखना भाई, सर्किट का विश्लेषण करना है ना आपको तो क्रिस्चोफ का नियम काम आता है, और क्रिस्चोफ के 2 नियम है। क्रिस्चोफ के कितने नियम है, 2 नियम है भैया। और कौन कौन से नियम है जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, क्रिस्चोफ के 2 नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले वाला जो क्रिस्चोफ का नियम है उसको बोलते हैं KVL, क्रिस्चोफ वोल्टेज लो। दूसरा वाला जो है उसको बोल देते हैं KCL, क्रिस्चोफ करंट लो बोल देते हैं। तो 2 लो हो गए, एक तो क्रिस्चोफ वोल्टेज लो काम में लेते हैं और एक क्रिस्चोफ करंट लो काम में लेते हैं। किसको, क्रिस्चोफ का नियम, किसमें, किसी भी अगर सर्किट का, जैसे ये कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर एक ये प्रतिरोध लगा दिया, फिर उसके बाद में एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ऐसा कुछ भी जुड़ा हो, यहाँ पे एक और प्रतिरोध लगा दिया R1, ये हो गया R2, तो इसका विश्लेषण आपको करना हो कि इसमें कितना करंट जा रहा है, I के बारे में बताओ भैया कितना करंट जा रहा है, सारा का सारा काम किससे, KVL KCL से, वो क्रिस्चोफ के नियम है। आगे की तरफ चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भैया आपसे पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन से वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। देखो आपसे पूछा गया है कि जो बिजली होती है वो वोल्ट के समानुपाती होती है या फिर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। पावर के बारे में पूछा है, बिजली नहीं, आपसे पावर के बारे में पूछा है, किसके बारे में, शक्ति के बारे में आपसे पूछा है। शक्ति के फॉर्मूले मैंने जो थोड़ी क्लासेस है आपकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सारी की सारी करा रखी है, उसमें मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला। शक्ति का एक तो वीआईपी लोगों के पास पावर होती है, वीआईपी ऐसे लिखना सिखाया था ना, तो ऐसे कर दिया करो, ये पावर हो गई और V इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, P बराबर V इंटू आई। एक तो ये फॉर्मूला था, समझ में आ गई बात। तो यहां से क्या सीखा, यहां से आया हमारे पास में क्या आ गया, P जो है वो समानुपाती होगा I की। तो कौन से वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ये वाला हो गया भैया, ये वाला करेक्ट हो गया। और या फिर P जो समानुपाती है वो किसके समानुपाती है, P समानुपाती है V के। V के है ना, ये रही P और ये रहा V, तो पहले वाला करेक्ट हो गया। फिर दूसरे की बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा के भी समानुपाती, बिल्कुल देखो विद्युत धारा के भी समानुपाती है, लेकिन एक बात और कर लेते हैं, एक और फॉर्मूला आता है भाई, करंट के और इन दोनों के V दोनों के समानुपाती है। तो मतलब क्या हो गया भाई, दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं, ये भी नहीं होगा, दोनों कथन राइट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, वीआईपी का फॉर्मूला P बराबर V इंटू आई। एक और फॉर्मूला होता है पावर का, जल्दी से बता दीजिए, P को किस फॉर्मूले से लिखते हैं, V स्क्वायर अपॉन R से भी लिखते हैं। एक और फॉर्मूला है P का, वो क्या है जल्दी से बता दीजिए, वो है I स्क्वायर R। ये लीजिए जी, 3 फॉर्मूले P के तैयार हो गए। एक तो ये V स्क्वायर I वाला हो गया और एक P बराबर V इंटू आई, VIP वाला फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूले तैयार जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इस पे ध्यान दो आप लोग। आपसे बोला गया है कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो डेस में मापी जाती है। ओजोन परत है, ओजोन परत आप लोगों को पता ही है। अगर मैं ओजोन की बात करूं, ओजोन परत किससे बनी हुई है ये बता दो जल्दी से। O3 से बनी हुई है। सारे के सारे जो हैं वो उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। O3 से बनी हुई है भैया ओजोन परत। फिर उसके बाद बात करें कि नापी किसमें, डेसिबल में मापी जाती है या डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है, PPB में मापी जाती है या PPM में मापी जाती है, ये बता दो मुझे। क्या बताओगे सर? ये डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है, DU में मापी जाती है, डॉब्सन यूनिट में। किस में मापी जाती है? डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है सर, डॉब्सन यूनिट में। ये लीजिए जी, डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है। समझ में आ गई आप लोगों के बात? आ गई तो आगे की तरफ। और बचाती किससे है? जो ओजोन परत होती है वो अपन को किससे बचाती है? तो जल्दी से ये भी बता दीजिए किससे? UV रे से बताती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? अपना बचाव करती है, अपना बचाव करती है अल्ट्रावायलेट रे से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। देखो शानदार वाला। अब मुझे जल्दी से बताइए क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सर पे 20 किलोग्राम का भार रखकर और 20 कदम जो कि प्रत्येक 0.25 मीटर के हैं ऊपर जाता है, जाने में किया गया कार्य बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले दे दिया आप लोगों को एक व्यक्ति, ये रहा जी एक व्यक्ति, और खुद कितने का है? 50 केजी का है, ठीक है। और सर पे भार कितना रखा हुआ है? सर पे भार रखा हुआ है 20 केजी का रखा हुआ है। तो टोटल कितना हो गया भैया? टोटल हो गया है 70 केजी। 70 केजी का भाई इंसान 50 का है, 20 का उसने क्या कर लिया? उसने वजन रख लिया ऊपर, 70 किलो का हो गया। फिर बताया गया आपको कि ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब कुछ सीढ़ियां चढ़ रहा होगा भैया। और वो सीढ़ियां कितनी चढ़ता है ये भी बता दो मुझे। 20 कदम सीढ़ियां चढ़ता है, ऊपर जो चढ़ रहा है ये 20 सीढ़ियां चढ़ रहा है। और हर एक सीढ़ी में कितना मीटर चढ़ता है ऊपर की तरफ? हर एक जो सीढ़ी है उसमें कितनी दूरी चढ़ता है? 0.25 मीटर। कितनी? 0.25 मीटर। तो हर एक सीढ़ी में 0.25 मीटर चढ़ता है। अब टोटल हाइट बता दो मुझे, टोटल हाइट बता दो इसकी, जो H होगी ये कितनी चढ़ेगा ये बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। क्या बताओगे सर? टोटल जो हाइट हो जाएगी वो कितनी भैया? एक कदम में चढ़ता है 0.25। समझ में आ गई आप लोगों के बात? और टोटल कितने कदम ऊपर की तरफ कितनी सीढ़ियां चढ़ता है? 20 सीढ़ियां चढ़ता है। तो 0.25 को 20 से जैसे ही गुणा करोगे कितना आ जाएगा भैया? 5 मीटर आ जाएगा। अरे 0.25 मीटर, 20 मीटर चढ़ा, 20 कदम चढ़ा, 20 बार उसने 0.25 मीटर चढ़ा, टोटल 5 मीटर चढ़ गया। तो ये वाली जो आ गई ना, ये 5 मीटर आ गई। अब हमेशा देखो ये वाले ऐसे जो भी काम आते हैं ना, उसमें जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। जो वर्क डन होगा सर वो W बराबर होता है mgh होता है। और mgh होगा तो m बराबर बता दीजिए जल्दी से। क्या होगा? m बराबर 70, g का मान 9.8। अरे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g बराबर कितना? 9.8 ही तो होता है, तो 9.8 डाल दो। h हाइट का मान कितना है? हाइट का मान 5 डाल दो। आंसर कितना आ जाएगा? तीनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 350 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3430 जूल। कितना आएगा? 3430 जूल आ जाएगा। तो भैया ये रहा ऑप्शन आप लोगों का 3430 जूल। क्या लगाना है? सीधा सा फॉर्मूला W बराबर mgh। जो भैया पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ही वर्क डन के रूप में स्टोर हो जाती है। mgh का फॉर्मूला लगा दो, 3430 आंसर आ जाएंगे। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल था। आई होप आपके समझ में आ गया। अगले वाला क्वेश्चन देखो। आपसे बोला गया है कि यदि किसी कण का बल और विस्थापन बल की दिशा में दोगुने हो जाते हैं तो कार्य बताओ। देखो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो वर्क का मुझे फॉर्मूला बता दो। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है? तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। क्या होता है? अरे यही तो लिखते हो, बल गुणा विस्थापन, यही तो लिखते हो आप लोग, बल गुणा विस्थापन। अब आपको बोला जाता है कि बल और विस्थापन, यदि किसी कण का बल और विस्थापन बल की दिशा में 2 गुना कर दिया जाता है, ये भी 2 गुना कर दिया, विस्थापन को भी 2 गुना कर दिया, तो आपसे वर्क डन पूछा है कितने गुना? तो सीधी सी बात है भैया 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो कौन से वाला ऑप्शन कर दोगे? 4 टाइम्स। अरे सीधी सी बात है, बल को 2 गुना कर रहा है, इसको 2 गुना कर रहा है, और किसको? डिस्प्लेसमेंट को 2 गुना कर रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 4 गुना उसका हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना आंसर आ गया आप लोगों का। आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया आज का, और इसका जल्दी से मुझे आप लोग आंसर कर दीजिए। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है आप लोगों से, वो पूछा गया कि
कि भारत में विद्युत आपूर्ति का मापदंड जो है वो क्या है, अपने घरों में जो करंट आता है, अपने घरों में जो धारा आती है वो कितनी आती है, वो आपसे पूछी गई है। तो सीधी सी बात है, बड़े बड़े ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, घरों में जो विद्युत आपूर्ति आती है ना, वो आती है भाई साहब 220 तो वोल्ट आता है, ठीक है, 220 वोल्ट, और साथ में क्या आता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है सर। उसमें 220 वोल्ट का तो विभवांतर आता है, अगर मैं बात करूं 220 की, तो ये तो क्या है, ये तो है विभवांतर। और जो फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अगर मैं आवृत्ति की बात करूं, वो कितनी आती है, 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 50 बार जो धारा है वो ऐसे चक्कर लगा रही होगी, एक सेकंड में 50 बार, वो अपने घरों में आती है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इनमें से देख लेना कौन से वाला आपका आंसर करेक्ट है, वो ही आप सही कर देना, ठीक है। अभी चलते हैं भैया नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आज का जो है आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन लगा है, शानदार सा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। पूछा गया है कि स्फेलेराइट किसका एक एस्क है, किसका एक खनिज है, मरकरी का है, मोलिब्डेनम का है, चांदी का है, या फिर जिंक का है, जल्दी से बता दीजिए। तो स्फेलेराइट जो है मैं आपको बता देता हूं, वो एक जिंक का एस्क है। किसका है, जिंक का एस्क है। और जिंक का एस्क तो फॉर्मूला भी पूछना चाहूंगा इसका। जिंक का एस्क है तो ये रहा स्फेलेराइट का जो फॉर्मूला होता है ZnFeS होता है। कैसे लिखोगे, ZnFe, और बाहर कोष्टक में क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ये हो गया स्फेलेराइट का फॉर्मूला, समझ में आ गया। अगर इससे आपसे कोई पूछ ले कि इसमें जिंक एक्चुअली कितने प्रतिशत रहता है, जो Zn रहता है वो कितने परसेंट रहता है, क्या बताओगे, 64% जिंक रहता है, 64%, ये बता देना, समझ में आ गया। और जो आयरन सल्फर होते हैं, वो आयरन तो हो गया 2% होगा, और जो सल्फर होगा आपका वो होता है 33%, 33% होता है सल्फर, और जो आयरन होता है वो होता है 2%, समझ में आ गई। और लेकिन जिंक 64% होता है, और ये जिंक का एक एस्क है, समझ में आ गई हो। तो आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक आयन है। तो देखो सीधे से कहीं जाना ही नहीं है, आप लोगों की कोई ये भैया कोई बॉडी है, इस पे मैंने क्या नेगेटिव चार्ज दे रखा है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से, तो वो क्या हो जाएगी भैया, ऋणात्मक हो जाएगी, भाई नेगेटिव चार्ज हो जाएगी वो बॉडी। अगर कोई बॉडी है उस पे पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव उस पे ज्यादा है, और नेगेटिव जो है वो थोड़े कम है, और इस पे क्या है, पॉजिटिव थोड़े कम थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो जाएगी, या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, वो बॉडी धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन आप खुद से पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूं कि भैया जो अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से, तो वो क्या हो जाएगी बॉडी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें देख लेना पहला ही ऑप्शन है, यदि प्रोटॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। अगर आपसे धनावेशित की बात करें तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। आज का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है कि कार्नोटाइट डेस का एस्क है या फिर डेस का खनिज है। कार्नोटाइट की बात करें तो किसका है भैया, बेरिलियम का होगा, या फिर क्रोमियम का होगा, या फिर यूरेनियम का होगा, या फिर कॉपर का होगा। देखो ये वाला जो एस्क होता है ना कार्नोटाइट, ये भाई साहब यूरेनियम का एक एस्क होता है, इसीलिए आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत है। यूरेनियम का एक एस्क होता है, और यूरेनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है सर, ठीक है, रेडियो एक्टिव, इसीलिए अपन ज्यादा इसको याद रखेंगे यूरेनियम का इसका कार्नोटाइट। अच्छा ये बता दो कार्नोटाइट में जो यूरेनियम होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है, ये भी बता दो कितने परसेंट, 52% यूरेनियम पाया जाता है कार्नोटाइट में। बाकी की अशुद्धियां रहती हैं, कुछ कोयला मिला होगा, मिट्टी मिली होगी, अजार टाइप की चीजें होती हैं, समझ में आ गया, कार्नोटाइट यूरेनियम। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है, शानदार सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दो। पूछा गया भैया, क्या पूछा गया, देखो आपसे बोला गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि इसकी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता डेस के कारण, ठीक है, कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। अरे कोई भी इमेज बनती है ना, उसको आप लोग क्या करोगे, उसको आप लोग अपने उस पे स्क्रीन पे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। और पर्दे पे क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो यूं नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि वो आभासी इमेज होती है सर, आभासी छवि होती है, आभासी प्रतिबिंब होता है, या फिर उसको इंग्लिश में लिखोगे ना तो वर्चुअल इमेज होती है। समझ में आ गई बात। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, ये वाला कोई हो गया आप लोगों का मिरर, ठीक है। इस मिरर के सामने अगर आप ये इतनी दूरी पे खड़े हो, ठीक है, x दूरी पे खड़े हो और h आपकी हाइट है, तो आप लोगों की यहाँ पे जो इमेज बनेगा ना वो भी सेम x ही दूरी पे बनेगा, और उस इमेज की जो हाइट होगी ना वो भी h ही हाइट होगी, ठीक है, h ही हाइट का बनेगा। और याद रख लेना ये जो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनती है, और आभासी इमेज को पर्दे पे कतई नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए क्या होगा
भैया आभासी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई साहब आपसे पूछा गया है कि सूत्र औसत वेग, औसत जो एवरेज वेलोसिटी का सूत्र दे दिया v प्लस u बाई 2। इसमें आपसे पूछा है कि u क्या है, u डेस है। सभी को पता है u क्या होता है, u को प्रारंभिक वेग से लिखते हैं अपन लोग। u को क्या लिखोगे, तो u को हो जाएगा भैया प्रारंभिक वेग। ये रहा इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को तो आप लोग u से लिखते हो, ठीक है। प्रारंभिक विस्थापन, सॉरी ये नहीं होगा, प्रारंभिक वेग, ये थर्ड ऑप्शन। प्रारंभिक वेग जो होता है उसको आप लोग u से लिखते हो, और जो अंतिम वेग होता है ऑप्शन नंबर ए जो है उसको v से लिखते हो, स्मॉल v से, ठीक है। उसको v से लिखेंगे और इसको लिखेंगे भैया आप लोग u से, प्रारंभिक वेग को। समझ में आ गई? तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे बढ़िया सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। देखो पूछा गया है आप लोगों से, क्या पूछा है, स्पेस पेन का आविष्कार जो है वो किसने किया? पॉल सी फिशर ने करा, रुडोल्फ डीजल ने करा, राइट ब्रदर्स ने करा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा? नहीं जी, देखो बता देता हूं कि पॉल सी फिशर जो थे ना, ऑप्शन नंबर 1 वाले, इन्होंने क्या करा था, स्पेस पेन का आविष्कार करा था। और जो स्पेस पेन है ना, इसको जीरो ग्रेविटी पेन भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन है जीरो ग्रेविटी पेन। अच्छा, इसको जीरो ग्रेविटी पेन क्यों बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए, जीरो ग्रेविटी पेन क्यों बोलते हैं? तो एक बात बता देता हूं, ये वाला जो पेन आता है ना, उसको किसी भी एंगल पे, अंडर वाटर, पानी के अंदर भी लिख सकते हो, स्पेस में भी लिख सकते हो, सारी की सारी चीजें कर सकते हो, इसीलिए इसको जीरो ग्रेविटी पेन बोलते हैं। आविष्कार पॉल सी फिशर। अच्छा जी, रुडोल्फ डीजल भी है ऑप्शन में, इसकी भी बात कर लेते हैं। किसका आविष्कार करा था? तो डीजल इंजन का। किसका आविष्कार करा था? डीजल इंजन का आविष्कार करा था। अच्छा, राइट ब्रदर ने क्या बनाया था? राइट ब्रदर ने हवाई जहाज बनाया था, ठीक है। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की भी बात कर लेते हैं। फ्लेमिंग साहब ने क्या बनाया था? तो इन्होंने पेनिसिलिन के आविष्कार करा था। किसका? पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन। और एक बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे 4 बार, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं 4 ऑप्शनों के, हर जगह पे अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लेना। पॉल सी फिशर, स्पेस पेन, रुडोल्फ डीजल, डीजल इंजन, राइट ब्रदर, हवाई जहाज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखो पूछा गया है आपसे, बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर करो। रोशनी वाले बल्ब के फिलामेंट में आमतौर पर उसका टेम्परेचर क्या होता है, रोशनी वाले बल्ब का? अच्छा, पहले तो यही बता दो, रोशनी वाले बल्ब जो होते हैं, ये रहा जी रोशनी वाला बल्ब, इसमें इस टाइप का एक फिलामेंट लगा रहता है। तो पहले तो यही बता दो कि ये फिलामेंट बना किसका रहता है। सबसे पहले तो ये बात बता दो, तो फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है, ठीक है, टंगस्टन का बना रहता है जी, ठीक है, टंगस्टन का बना रहता है। पहली वाली ये बात आ गई क्लियर। अब जो इसका टेम्परेचर होता है ना, वो आपसे पूछा गया है, तो टेम्परेचर उसका कितना होता है, क्या बताओगे? सर भैया इसका टेम्परेचर जो होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बना किसका? टंगस्टन का बना रहता है। और एक बात हमेशा याद रख लेना, जो बल्ब जो होता है वो 5% से 10% एनर्जी को ही, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही किसमें, लाइट एनर्जी में चेंज कर पाता है। बाकी की हीट वगैरह बना देता है, क्योंकि इतना गर्म कर रहा है। देखो यार, 2000 से 2500 तो गर्म कर रहा है उसको, तो उसमें भी लगेगी एनर्जी बेचारे की। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? भाई साहब, अपनी जो नेवी होती है ना, तो नेवी की पनडुब्बियां होती है पानी के जस्ट नीचे। अब उनको नेवी पनडुब्बी तो नीचे चल रही है भैया, यहां सारे के सारे बैठे हैं, लेकिन देखना है पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर किससे देखेंगे, क्या बताओगे सर? एक यूज में लिया जाता है पेरिस्कोप, ये रहा परिदर्शी, पेरिस्कोप जिसको बोलते हैं, पेरिस्कोप का यूज करा जाता है पनडुब्बियों में, जो बाहर का व्यू देखने के लिए, कोई दुश्मन नहीं आ रहा, कोई पहाड़ नहीं आ रहा टकराने के लिए, ठीक है। साथ में एक बात याद रख लेना, इसमें यूज किसका होगा, कौन से वाले दर्पण या लेंस का यूज रहता है, क्या बताओगे? तो सर इसमें समतल दर्पण का यूज होता है। किसमें? समतल दर्पण का। पेरिस्कोप में किसका? समतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। लेंस वेंस मत कराना, गलत हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश है? भैया ऋणात्मक आवेश बता दो, नेगेटिव चार्ज किस पे है? तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरे पे। भैया एक्सरे तो आवेश रहित होती है, इस पे तो कोई आवेश ही नहीं है। आप लोग ऋणात्मक पॉजिटिव की तो बात करोगे, इस पे तो आवेश ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4, ठीक है। द्विधनावेशित हीलियम कण हो गया, और द्विधनावेशित नाम से ही ले रहे हो तो ये क्या है? धनावेशित कण है। ये वैसे ही नहीं होगा भाई साहब, इस पे ये वाला भी गलत हो गया। अच्छा, बीटा पार्टिकल, बिल्कुल जी बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव, तो ये क्या
क्या होगा, ऋणात्मक कण होता है। इसको लिखते कैसे हैं, -1 E0 से लिखा जाता है बीटा पार्टिकल को, और ये हो गया ऋणावेशित कण बीटा पार्टिकल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर बात करें ऑप्शन डी की, गामा किरणें, बिल्कुल जी, ये भी क्या होती हैं, आवेश रहित होती हैं, आवेश इन पे नहीं होता। समझ गए बात, बीटा पार्टिकल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जी। आपकी स्क्रीन पे बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रोड के आकार वाले बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। रोड के आकार वाले बैक्टीरिया को बेसिलस बोलोगे, या फिर स्पेरुलिन बोलोगे, या फिर कोकस बोलोगे, या फिर कोमा बोलोगे। जल्दी से बता दीजिए, क्या बताओगे सर? बेसिलस कहते हैं, रोड के आकार के पाए जाते हैं, बेसिलस होते हैं ना, और इनका संघ होता है फर्मीक्यूटिस। अगर संघ यहां पे लिख देता हूं, संघ लिख देना आप लोग, क्या होता है संघ, इसका होगा फर्मीक्यूटिस, इसका संघ होता है, ठीक है, फर्मीक्यूटिस, ये वाला संघ हो गया। बाकी याद रख लेना, बेसिलस जो होंगे वो रोड के आकार के होंगे। आगे वाला क्वेश्चन भैया आप लोगों की स्क्रीन पे देखो, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण गतिविधियां कहां पे होती हैं? जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है ना भैया, फोटोसिंथेसिस तो होता ही होता है, ये वाली बात तो आप लोगों को पता है। तो मैक्सिमम कौन से रीजन में होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये मुझे आपसे जानना है। देखो फोटोसिंथेसिस अभी जो आप अपना श्वेत प्रकाश होता है वो होता है VIBGYOR। कहां से होता है? 3800 एंगस्ट्रोम से लेके कहां तक, 7800 एंगस्ट्रोम तक। अब इसमें कौन से वाली एक एंगस्ट्रोम है, कौन से वाली एक प्रकाश है जिसमें सबसे ज्यादा होता है? तो बता देता हूं आप लोगों को, ब्लू एंड रेड रीजन में होता है। किसमें होता है? ब्लू एंड रेड रीजन। जो पहले वाला आपका ऑप्शन है, प्रकाश और लाल क्षेत्र होता है ना, नीला और लाल क्षेत्र, ठीक है। एक तो ब्लू हो गया और साथ में क्या हो गया, रेड रीजन। अच्छा, इसकी अगर तरंगदैर्घ्य पूछ ले तो इसने नहीं पूछ रखी, मैं पूछता हूं, जल्दी से बता दीजिए तरंगदैर्घ्य क्या बताओगे? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या 4000 एंगस्ट्रोम से 7000 एंगस्ट्रोम? क्या बताओगे? 4000 एंगस्ट्रोम से लेके 7000 एंगस्ट्रोम के बीच वाला जो अड़ंगा रहता है, बीच वाली जो सिस्टम, जो अपनी आपका विजिबल लाइट रहती है, वो उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण रहता है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है? क्योंकि इसी में जो क्लोरोफिल जो होते हैं ना, वो अधिकतम प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं इस वाली रेंज में। समझ में आ गई? आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखो, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु जो रिएक्टर होते हैं उनका आविष्कार किसने किया? एनरिको फर्मी ने करा, या फिर एडोल्फ गैस्टोन ने करा, या फिर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने करा, या फिर बेनोइट फोर्नेस्रोन ने करा था? जल्दी से बता दीजिए। पता है आप लोगों को, सभी को पता है, एनरिको फर्मी ने करा था सर। परमाणु रिएक्टर का जो आविष्कार है ना, एनरिको फर्मी ने करा था। और ये भी मुझे एक बात बता दो, सबसे पहला जो था ना, फर्स्ट परमाणु रिएक्टर कौन सा था? फर्स्ट परमाणु रिएक्टर ये वाला कौन सा था, ये भी पूछा जा सकता है। क्या था जल्दी से बता दो? शिकागो पाइल था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सर शिकागो पाइल। और शिकागो पाइल फर्स्ट था। शिकागो पाइल जो फर्स्ट होता है ना, वो था पहला परमाणु रिएक्टर, और बनाने वाला एनरिको फर्मी। आगे की तरफ देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, और आप लोगों से पूछा गया है। देखो, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से गिरती है तो वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंच जाती है, तो जमीन के प्रभाव पे इसका वेग ज्ञात करो। कोई भी वस्तु है, फ्री फॉल हो रही है, यहां पे फ्री फॉल हो गई, नीचे की तरफ गिरी, और जैसे ही गिरी ना, तो 1 सेकंड में क्या हो गई? 1 सेकंड में भैया उसे सिर्फ 1 सेकंड लगा जमीन पे पहुंचने में। तो जल्दी से बता दो, तो इसका वेग क्या होगा? जमीन के प्रभाव जस्ट टच होने वाली थी ना, उस टाइम पे इसका वेग क्या होगा? क्या बताओगे सर? 9.8 मीटर पर सेकंड होगा इसका, जिस वेग से पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। 9.8। समझ में आ गया? कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा जी 9.8, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, जल्दी से बता दीजिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना ब्लू ग्रीन एल्गी है, या फिर अमीबा है, या फिर फंजाई कवक है, या यूग्लिन है? सभी को पता है सर, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो नीले हरे शैवाल है ना, ये सबसे सर पुराने जीव हैं, सबसे पुराने पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को? आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। पूछा गया है कि मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किस वजह से होता है? बाइल सोल्ट के, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या फिर लिम्फ की वजह से, या फिर यूरोक्रोम की वजह से? क्या बता पा रहे हो सर? यूरोक्रोम के कारण होता है ये वाला। तो मानव का जो मूत्र होता है वो अपना पीले कलर का होता है ना, थोड़ा सा लाइट पीले कलर का, ठीक है, वो किस वजह से? यूरोक्रोम के वजह से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे इजी सा पूछा गया भैया, गन्ना एक प्रकार का डिश है। भाई जो गन्ना है, शुगर केन जो है ना, वो एक टाइप का क्या है? शुगर केन को बेल बोलते हो, या फिर ट्री पेड़ बोलोगे, या फिर झाड़ी बोलोगे, या फिर ग्रास बोलोगे? क्या बताओगे कि सर शुगर केन जो होते हैं ना, गन्ने जो एक प्रकार के घास की श्रेणी में आते हैं। किसमें? ग्रास वाली श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे देखो,
बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है भैया, अच्छे से करना। देखो आपसे पूछा गया है कि एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में लगभग किस रूप में व्यक्त करी जाती है। इंसान है 6 फीट का, उसकी लंबाई बतानी है आप लोगों को नैनोमीटर में, जल्दी से बता दीजिए। अब एक बात बताइए मुझे, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर 1 नैनोमीटर की बात करूं तो 1 नैनोमीटर को आप लोग 10 की पावर 9 मीटर लिख सकते हो। अरे लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते हैं जी, बिल्कुल लिखते हैं। अगर मैं बात करूं भैया एक मीटर में कितने नैनोमीटर आएंगे, तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर आते हैं, जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले 1 नैनोमीटर की अपन ने बात कर ली, 10 की पावर 9 नैनोमीटर आते हैं उसके अंदर, ठीक है, सॉरी 10 की पावर 9 मीटर आ जाते हैं। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग, अगर मैं 1 मीटर की बात करूं, सॉरी ये यहां पे इसको हटाओ, 1 मीटर की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो वो हो जाता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। अगर मैं 1 फीट की बात करूं, 1 फीट में मीटर बता दो, 1 फीट में जल्दी से मीटर बता दो, 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, 0.305 मीटर होते हैं, 0.305 मीटर। ये याद रखना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन करने जरूरी है भैया। 1 फीट में 0.305 मीटर है। अब 1 फीट को नैनोमीटर में बदल लो, तो ये रहा भैया 1 फीट, और इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो 0.305 को किससे गुना करना पड़ेगा, जल्दी से बता दीजिए। 10 की पावर 9 से गुना कर देंगे, 10 की पावर 9 से, और ये नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन को तो 1 फीट को नहीं, इंसान कितना है, 6 फीट का है भैया, 6 फीट को चेंज करना है तो 6 से गुना कर दो, 6 इंटू 0.305, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 10 की पावर 9। टोटल आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, जल्दी से बता दो। 183 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर, कितना आ गया, 10 की पावर 7 नैनोमीटर। कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, 183, ये रहा, देखो 183, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 183 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर आ जाएगा। पता है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से दिमाग लगाने पड़ते हैं, 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बाकी सारा काम आप लोगों का हो जाएगा। तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, जल्दी से बता दीजिए। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है बढ़िया सा क्वेश्चन है, कि आपसे पूछा है कि शक्ति की इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ पावर इज हर्ट्ज से लिखोगे, वोल्ट से लिखते हो, वाट से लिखते हो, या फिर न्यूट्रॉन से लिखते हो। तो भैया पूरे दुनिया जहान को ही पता है शक्ति की इकाई क्या है, वाट है सर। ये रही शक्ति की इकाई, क्या हो गई, शक्ति की इकाई वाट हो गई। अच्छा पावर को लिखते क्या है, पावर को जल्दी से बता दो, वर्क अपॉन टाइम लिखते हो। क्या लिखते हो, वर्क अपॉन टाइम लिखते हो सर। पावर बराबर क्या हो गया, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम हो गया। तो ये आप लोगों को पता है, वर्क किस में नापा जाता है, जूल में, वर्क किस में, जूल में, टाइम किस में, सेकंड में। तो जूल पर सेकंड को भी वोट बोलते हैं। वोट किसको, जूल पर सेकंड को ही वोट बोलते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों के, जी बिल्कुल आ गई। तो ये थी आज की अपनी क्वेश्चन सीरीज। आई होप आपको अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को देने की कोशिश करी है हमने, करा भी है। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, और भैया वीडियो को एक बारी लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो आप लोगों के पास में आती रहेगी। बढ़िया से आप प्रैक्टिस करते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।